नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अध्याय 2, स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी, आजादी। और आज है उसका लेक्चर नंबर 6 और इसी लेक्चर के साथ आज आपको इस चैप्टर से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। आज आपको इस चैप्टर से आजाद कर दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब है भैया आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर समानता की तरफ बढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर के साथ स्वतंत्र तो हो जाएंगे, फिर हम समानता की बात करेंगे, हम इक्वलिटी की बात करेंगे। तो आज के इस लास्ट लेक्चर में गुरुजी एक ही टॉपिक पढ़ाइएगा और वो टॉपिक क्या है? वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब ये क्या है ये टॉपिक? तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अभिव्यक्त का मतलब होता है बेटा किसी चीज को आप एक्सप्रेस कर सको, किसी चीज को आप बतला सको, किसी चीज को आप अपनी जो बात है उसको बता सको, वह अभिव्यक्ति होती है। तो उस अभिव्यक्ति की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए कि जो आप सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप एक्सप्रेस कर सको, आप अभिव्यक्त कर सको। चाहे अब अभिव्यक्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप बोल कर करके अभिव्यक्त कर सकते हो कि हाँ सर देखिए मेरे मन में ये बात चल रही है, या आप पोस्टर बना करके भी अभिव्यक्त कर सकते हो, या आप लिख करके भी अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हो। अभिव्यक्त करने के, एक्सप्रेस करने के अनेकों तरीके हो सकते हैं। तो हमारे पास ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन, ये हमारे पास होना चाहिए कि हम अभिव्यक्त कर सके, हम हमारी बात को रख सके। और इसी के बारे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमने संविधान वाली किताब में भी पढ़ा था कि हमें आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार, हमें दिया गया है। तो आइए इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझने की कोशिश करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। देखो तो अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ी थी। नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि भैया मुझ पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप हो, मुझ पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र है, ठीक है, मेरे पे किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो, उसका लघुत्तम क्षेत्र, कम से कम जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग है। तो J.S. मिल ने बिल्कुल बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले तर्क दिए हैं, आइडिया दिए हैं, और वो ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कभी भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन, किसी भी प्रकार की रोक टोक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नहीं लगानी चाहिए। वो बिल्कुल खुला मुद्दा होना चाहिए, बिल्कुल खुला होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो बोलना हो, जो अपने विचार रखने हो, वो अपने विचार रख सके। और ये चर्चा के लिए हमारे पास एक आज अच्छा प्रसंग है। तो आज इसी चर्चा पर हम बिल्कुल बड़ी वाली चर्चा करेंगे। इसी जो J.S. मिल की जो बात है उस बात की पूरी पूछ खींचेंगे और बड़े से बड़े सवालों के जवाब हम तैयार करेंगे। ये है J.S. मिल भैया। बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए। देखिए अब हमने बहुत सी बार देखा कि किसी पुस्तक पर, नाटक पर, फिल्म पर, इन पर रोक लगाने की बात आती है। बहुत से अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग कहते हैं कि नहीं सरकार को इस फिल्म पर रोक लगानी होगी, ये फिल्म नहीं आ सकती, ये फिल्म हमारी भावनाओं के खिलाफ है, ये जो किताब छापी गई है ये हमारी भावनाओं के खिलाफ है, ये सोसाइटी में गलत मैसेज देती है। इस प्रकार के प्रतिबंध आपने देखे होंगे। बहुत सी बार डिमांड करी जाती है कि इस किताब पर, इस नाटक पर, इस पिक्चर पर, इन पर रोक लगा दी जाए, इस प्रकार प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो आज हम किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की जो मांग है उसी बात को आलोक में, मतलब उसको ध्यान में रख करके चर्चा करेंगे। ये जैसे एक न्यूज़पेपर आपको दर्शाया गया है। अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा है, जहां सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया है। अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में, कि भाई एक विकल्प को निर्धारित करना, ठीक है, एक ऑप्शन को तैयार करने के रूप में देखा है। जिसमें नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए, मैं जो भी करना चाहूं मैं वो कर सकूं, ठीक है, मेरे पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है कि प्रतिबंध तो कम से कम ही होने चाहिए,
ये बात है कि प्रतिबंध कम से कम हो, परंतु उन कम से कम प्रतिबंधों से व्यक्ति अपना व्यक्ति का और व्यक्तित्व का विकास कर सके, बस वो होना चाहिए। और प्रतिबंध कम से कम आप लगाओ, वो बढ़िया है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंधों को स्वीकार करती है, परंतु कम से कम करती है, और ये समाज को ध्यान में रखती है कि मेरे कामों से, मेरे कार्यों से किसी भी प्रकार का समाज को हानि नहीं होनी चाहिए, समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। परंतु नकारात्मक स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ खुद की बात करती है कि भैया मैं जो करना चाहूं मैं वो कर सकूं, और बाकी मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। जहां हमने स्वतंत्रता पर नियोजित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। देखो, आप लास्ट लेक्चर में आ चुके हो, तो लास्ट लेक्चर तक आते आते क्या होता है कि हम ऑलमोस्ट जितना कुछ पढ़ लेते हैं ना, उसका सार ही मिलता है, बार बार में वही बातें आपको देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने क्या ये बातें क्या स्वीकार कर ली कि स्वतंत्रता पर नियोजित सीमाएं, जो उचित सीमा है, जो सही सीमा है, जो सही रोक टोक है, वो लगाना सही बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक लगाते हैं जो सही है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध, कुछ रोक टोक होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ जो सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों का समर्थन भी जरूरत है। आप किसी भी स्वतंत्रता पे कोई रोक टोक लगा रहे हो, ये बात सही है, परंतु उस रोक टोक को आप सही प्रूफ करिए, उसके पीछे सही रीजन दीजिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में कहा था, मैं बोलूं मेरी क्लास में ये बच्चा नहीं आएगा, अब उसका तर्क मैं ये देता हूं कि नहीं साहब बहुत गंदा, पूरी क्लास में बदबू मारता है, बच्चा नहा करके नहीं आया, हाँ तो फिर भी चलो ठीक है तर्क, बेटा नहा करके आओ फिर कल आना। या बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है और बीमार है उसके बावजूद उसके घर वाले भेज देते हैं, बेचारा बच्चा यहाँ आकर के बीमार सा रहता है, इसलिए मैंने उसको बनाया नहीं बेटा घर जाओ, घर जाकर के रेस्ट करो। तो जब अगर मैं कहीं प्रतिबंध लगा रहा हूं तो उसके पीछे एक वैलिड रीजन होना चाहिए, एक सही रीजन होना चाहिए। ये फालतू का रीजन नहीं है, उसमें उस जगह जन्म लिया था, इस जाति में जन्म लिया, इस लिंग में जन्म लिया, अमीर परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लिया, इसका रंग ऐसा है इसलिए मैं नहीं, ऐसा नहीं। तो बिल्कुल सही, अगर कहीं पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं तो उसके पीछे जो सही तर्क है, सही रीजन जो है, वो रीजन होना चाहिए और उस रीजन को सपोर्ट मिलना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है और जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो एक बुनियादी मूल्य है बेटा, बहुत जरूरी है। हमने इस किताब की जो शुरुआत करी थी वो अध्याय 1 से करी थी, और याद करिएगा मैंने आपको पढ़ाया था कि अध्याय 1 में मानव पूरी सृष्टि में सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उसके पास दो चीजें अलग है। पहली चीज उसके पास क्या अलग है? वो विवेकशील है, वो विवेकशीलता है उसमें, वो सोच समझ सकता है। वो बात अलग है कि आप सोचते समझते नहीं हो बाकी ईश्वर ने तो हमें ताकत दी है सोचने समझने की। तो पहला तो जो मानव का स्पेशल गुण है, स्पेशल फीचर है, वो है कि हम विवेकशील है, हम सोच समझ सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है, वो बोल रहा है जो गलत है, वो बोल रहा है जो सही है, हमें विवेकशीलता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है वो है हमें अभिव्यक्ति का गुण है, और हम अभिव्यक्त कैसे करते हैं? भाषा के द्वारा। तो हमारे पास अपनी भाषा है, ठीक है। तो विवेकशीलता है, जो हमने सोचा समझा, इस बात की हमें ताकत है, और सोचा जो समझा है उसको अभिव्यक्त करने की, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या है? भाषा भी, हमारे पास लैंग्वेज भी। इसलिए मानव पूरी सृष्टि में सबसे अलग होता है। तो अब ये जो अभिव्यक्ति है ये मानव का कहीं ना कहीं आधार है, ये बुनियाद है, ये बेसिक है। तो ये तो बुनियादी मूल्य है, ये तो रहना ही चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको मिलनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके पास रहनी चाहिए। परंतु जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं, जो लोग इसको रोक टोक लगाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि नहीं भैया कोई लोग अपने विचार ना रखे, सब मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, उसी को माने, इस प्रकार की रोक टोक लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों के द्वारा समाज को जो कुछ असुविधाओं को सहन करना पड़ता है उसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। लोगों को तैयार रहना चाहिए कि भैया जो सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत से लोग आंदोलन करते हैं, अब उसमें बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। असुविधा हुई हमें कि बहुत से लोग मारे गए, तो इस असुविधाओं के लिए सहन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो लोग हमारी स्वतंत्रता को दबा रहे हैं उसके खिलाफ आंदोलन होंगे, उसके खिलाफ आवाज उठेगी। ये असुविधा है और इस असुविधाओं को हमें सहन करने की ताकत भी रखनी चाहिए। वोल्टेयर का कथन है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का समर्थन करूंगा या बचाव करूंगा। हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितने गहराई से प्रतिबद्ध हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात कही, कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या कहा है? तुम जो कहते हो मैं उस बात से बिल्कुल भी समर्थन नहीं हूं,
परंतु तुम्हारे कहने रहने का, कि तुम कहते रहो हमेशा, इस बात का सदैव समर्थन करूंगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे विपक्ष में बोलता है, कोई व्यक्ति मेरे हिसाब से नहीं बोलता, मेरी बातों को नहीं मानता, विपक्ष में जाकर के बोलता है, तो मैं उसकी बातों से तो सहमत नहीं हूं, मैं उसकी बातों से तो नाराज हूं, क्योंकि वो मेरे खिलाफ बोल रहा है, परंतु फिर भी मैं उसको चुप नहीं करा रहा हूं। मैं फिर भी उसको ये कह रहा हूं, नहीं भाई तू बोल, क्योंकि तेरे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और ये जो तेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, ये जो तेरे बोलने का अधिकार है, इसको मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा, इसका मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। तेरा जो तू मेरा विरोध भी करता है ना, इस तेरे विरोध से भी मैं नाराज हूं, पर तेरे विरोध करने की जो आजादी है उसका मैं सदैव समर्थन करूंगा। कितनी बड़ी बात कही है। ये स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी गहराई को समझो आप। ये हमें ये सिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होकर करके मेरे ही विचारों की धज्जियां उड़ा रहा है, मेरी ही बुराई कर रहा है, करने दो उसको। हो सकता है आप उसके विचारों से सहमत ना हो सकता हो आप उसकी बातों से सहमत ना हो, परंतु आप उसके बोलने का अधिकार, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। उसके पास भी अधिकार है, और हो सकता है कि उसने अगर 10 बातें बोली हो तो उसमें से एक बात तो ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगी, कहीं ना कहीं और भी अच्छी बात वो बोल करके गया होगा। और जब हम किसी को दबाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई तू ये नहीं बोल सकता, तू कैसे खिलाफ बोल रहा है, तू कैसे खिलाफ बोल रहा है, तू ये कैसे कर रहा है, तो क्या होता है, इस प्रकार का जब दमन किया जाता है, लोगों को दबाया जाता है, तो हम अच्छे आइडियाज से वंचित रह जाते हैं बेटा। जब हम किसी को बोलने का अवसर नहीं देते तो हम उन बातों से वंचित रह जाते हैं। वो कुछ नया आइडिया दे, उनसे हम वंचित रह जाते हैं। आज लोकतंत्र पूरी दुनिया में क्यों सफल हुआ? क्योंकि लोकतंत्र में सरकारों ने जनताओं को छूट दी कि करिए आप हमारा विरोध प्रदर्शन, करिए जितना करना है। अब जब सरकारों ने देखा यार विरोध प्रदर्शन में ये बात तो सही है, ये बात तो माननी चाहिए यार लोगों को, सुधार हुआ, लोकतंत्र और बेहतर हुआ। फिर और आंदोलन हुए और सुधार हुआ, फिर और आंदोलन हुए और विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर और सुधार हुआ। तो यहां पर क्या है कि जब आप किसी को अभिव्यक्ति की आजादी दे रहे हैं, बोलने की आजादी दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में भी कुछ सुधार हो जाए। तो वोल्टेयर का खतन, जो खतन है वो एक नंबर का गजब खतन है बच्चों। ये अब ऐसे खतन आपको याद होने चाहिए। ये खतन आपको क्लास 11th में भी इंपॉर्टेंट है। ये आप यूपीएससी में जब मेंस का आंसर लिखोगे तब भी इंपॉर्टेंट है। आप लिख दोगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपकी लाइफ के लिए भी जरूरी है। मैंने आपको क्या कहा था कि कला लेने के बाद, कला विषय लेने के बाद आप कलाकार बनोगे, ठीक है। और मेरे सामने खड़ा होकर के व्यक्ति मेरी बुराई करता है और मैं उसको सुन लेता हूं, सहन कर लेता हूं। बच्चों ये एक कला है, ये एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता। ये हम यहां से सीखते हैं। यह बात हमें समझ आने में आती है कि यार कोई बात नहीं, क्योंकि उसको भी बोलने का अधिकार। हाँ मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूं, ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहा है मैं हाँ, वो बोले तू पागल, मैं बोलूँ हाँ मैं पागल, बोले तू तो बेवकूफ है, तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, हाँ मैं बड़ा बेवकूफ, तू गधा भी है, हाँ मैं गधा भी, ऐसा नहीं है। मैं सहमत नहीं उसकी बात से, पर उसको बोलने का जो अधिकार है उसका समर्थन करते हैं, ठीक है। उसको जो बोलने का अधिकार है उसको समर्थन करते हैं, क्योंकि वो जो बोलेगा उस पर फिर हम वापस रिप्लाई कर सकते हैं, परंतु सुनना भी जरूरी है। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। ये फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी। तो अब कुछ वर्ष पहले है एक फिल्म निर्माता है दीपा मेहता, वो विधवाओं पर, ठीक है, जो विडोज हो जाती हैं, जो महिलाओं के पति मर जाते हैं, ठीक है, उनको विधवा कहा जाता है। तो उन विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी और विधवाओं की जो व्यथा है, जो समस्या है, उसको खोजना चाहती थी। देखो पहले के समय में क्या है, विधवाओं के साथ भी बहुत अत्याचार हुआ करता था, ठीक है। मतलब अगर पति मर जाता था तो ऐसे मानते थे कि इस पति के मरने में सारा का सारा जो दोष है वो महिला का है, ठीक है, कि भाई पहले वो नहीं मरी और उसका पति मर गया, ठीक है, इसलिए उसको फिर काल कोठरी में रखते थे, घर में उसका ऐसा रखते थे जैसे बहुत बुरा हाल हो। तो उन विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी दीपा मेहता, ठीक है, और उस पर जो विधवाओं की समस्या है उसको खोजना चाहते थे। और फिल्म कहाँ पे बना रही है? काशी में बना रही है। लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। अब जो राजनीति का एक हिस्सा है, या आप कह सकते हैं लोगों ने इसका कुछ थोड़ा जबरदस्त विरोध करा। विरोध इसलिए करा कि बोले भाई इस पिक्चर में क्या है कि जो भारत की तस्वीर है ना वो बहुत खराब दिखाई जाएगी, कि भारत में महिलाओं के साथ ठीक नहीं होता, और ज्यादा छड़ा बढ़ा करके क्या है भारत की इमेज इससे खराब कर दी जाएगी, जो कि बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है। उन्हें यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। और उन्हें लगता था कि ये जो फिल्म बनाई जा रही है, ये जो विदेशी दर्शक हैं, ठीक है, उनके हिसाब से बनाई जा रही है। अब उनको जो पसंद आता है ये वैसा ही यहाँ पर दिखा देंगे, और उससे क्या हमारे देश की और देश का सबसे प्राचीन, सबसे पुराने नगरों में से जो एक है काशी, ठीक है,
जो सबसे प्राचीन नगर है, जो सबसे पुराने नगरों में से एक है काशी बनारस, उसकी बदनामी होगी, जो कि होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे जो तस्वीर आपको दिखाई गई है वो बोलते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाया गया है। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में ये फिल्म कहीं और बनाएगी, तो ये फिल्म को नहीं बनने दिया, काशी में इसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, परंतु फिर फाइनली ये फिल्म और कहीं दूसरी जगह पर जाकर के बनाई गई। इसी तरह ऑब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड, सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेज समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जैसे दीपा मेहता की जो विधवा वाली फिल्म है उस पर रोक लगाई गई, उसी प्रकार ऑब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड, सलमान रुश्दी द सैटानिक वर्सेज, इनका भी जब विरोध हुआ तो उस पर भी बैन लगा दिया गया। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और द मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूह द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया। ये वो सारे बताए गए जो नाटक, पिक्चरें, मूवी जो प्रतिबंध करी गई। क्यों? क्योंकि लोगों द्वारा विरोध करा गया। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है, क्योंकि ये तात्कालिक मांग को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। अब देखो, ये प्रतिबंध लगाना तो आसान है, मना कर दिया ये पिक्चर नहीं चलेगी, मना कर दिया ये नाटक नहीं चलेगा, ये अल्पकालीन समाधान है, कम समय वाले समाधान है, ठीक है। इससे कम समय के समाधान क्यों कहा कि जो वर्ग विरोध कर रहा है उसकी तो बात मान ली, वो समस्या तो आपने चलो सोल्व कर दी, परंतु आपने क्या करा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया, आपने रोक लगा दिया। और जब आप एक बार स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं, आप एक बार रोक टोक लगाना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये आदत में विकसित हो जाता है। और हमने लास्ट के लेक्चर्स में इस चीज को पढ़ा है कि प्रतिबंध लगाने की जो आदत है वो जितनी कम हो उतनी ही अच्छी है। कम से कम आदत होनी चाहिए हमारे प्रतिबंध लगाने की, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वतंत्रता दें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को स्वतंत्रता दें। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो दूरगामी जो संभावना है उन पर जो प्रतिबंध लगाया गया, ये थोड़ा सा बहुत खतरनाक है आने वाले समय के लिए, क्योंकि प्रतिबंध लगाने की आदत हमारी विकसित नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए? तो फिर तो मतलब क्या ये हुआ कि प्रतिबंध कभी लगाओ? नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्रतिबंध होना जरूरी है बेटा आप इस चैप्टर का जो मूल है ना उसको समझो। मूल ये कहता है, मेन जो बात है वो ये कहती है कि स्वतंत्रता बड़ी आवश्यक है, पर उस पर कुछ रोक टोक जरूरी है। प्रतिबंध बिल्कुल जरूरी है, पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उनका एक वाजिब कारण होना चाहिए, एक उचित जो कारण है वो कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल आपके मन मर्जी में आए कुछ भी, मतलब ऐसा बस लगा दिया, नहीं, उसका कुछ कारण होना चाहिए। कोई मूवी, कोई फिल्म या उसमें कुछ पहले गलत दिखाया जा रहा है, कुछ गलत है, सोसाइटी पे गलत मैसेज डालेगी, तो वो बिल्कुल बैन होनी चाहिए। और अगर किसी मूवी में सच्चाई को दर्शाया जा रहा है कि हाँ नहीं साहब इस वर्ग के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, और वो सच्चाई को लोगों के बीच में लाया जा रहा है, तो लाने दीजिए ना, उस पर क्यों प्रतिबंध आप लगा रहे हैं? तो प्रतिबंध कभी नहीं लगाना चाहिए ऐसा नहीं है, प्रतिबंध लगने चाहिए, प्रतिबंध भी जरूरी है। आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं, सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। अब फिल्मों की सेंसरशिप भी होती है। सेंसरशिप का मतलब क्या हो जाता है, जो हमारा यहाँ का फिल्म बोर्ड है वो चेक करता है पहले फिल्म को कि ये जो फिल्म है वो सोसाइटी के हिसाब से ठीक है या नहीं है, कौन से एज ग्रुप के लिए ठीक है, क्या सभी लोग देख सकते हैं या 18 साल से ऊपर के लोग देखेंगे, या सिर्फ ये वर्ग के लोग या ये वर्ग के लोग, कौन सी एज ग्रुप, कौन सा, किसके लिए ये मूवी है, पूरा देखता है। सोसाइटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इन सभी बातों को देख कर करके फिर वो क्या है, या तो मूवी के कुछ जो सीन्स होते हैं उनको डिलीट करवा देता है। मतलब बोर्ड तय करता है कि भाई ये रखो ये मत रखो, वो सेंसरशिप है। मतलब बोर्ड के हिसाब से मूवी तय होगी कि ये सही है या गलत है, तो उसको सेंसरशिप कहते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। सेंसरशिप एक्चुअल में क्या करता है बच्चों, थोड़ा सुधार करवा देता है। देखो यार ये चीज सोसाइटी में अच्छी नहीं लगी, ये गलत मैसेज है, इसको चेंज कर दो, बाकी रख लो। प्रतिबंध है कि बिल्कुल ही बंद कर दो, नहीं चलाओ ही मत मूवी, ऐसा है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वह यह है कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस में नहीं, क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाने चाहिए। तो अब जो वाद विवाद होता है वो किस में होता है कि कौन सी ऐसी स्थिति है जहां पर मैं प्रतिबंध लगाना चाहिए, रोक टोक लगानी चाहिए, और ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें मैं प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए या हमें कभी नहीं लगाना चाहिए, ये बात है। वैसे तो देखो इस बात का तो हम लोग जवाब हानि सिद्धांत में जान करके आ चुके हैं कि भैया जो सब संबंध हो वहां प्रतिबंध ना हो, पर संबंध में भी ये हो कि जो छोटी मोटी गंभीर हानि होती है, छोटी मोटी जो हानि होती है उस पर तो समाज पर छोड़ दो, और जो बड़ी हानि होती है वहां कानून के द्वारा रोक टोक प्रतिबंध होने चाहिए। इसी से जुड़ी दिलचस्प बात है इंग्लैंड में जो
भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। देखो अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। इंग्लैंड में आपको पता है राजा रानी का राज चलता है, ठीक है। और राजा रानी का जो राज परिवार है, मतलब पूरा इतना बड़ा, उसको राजा महाराजा उसके बेटे पोते सब वहाँ रहते हैं। अब उतने को चलाने के लिए भैया काफ़ी लोग हैं, ठीक है। एक छोटे से छोटा काम करने वाला, ठीक है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो जब वो वहाँ काम करने के लिए रखे जाते हैं ना, तो उनसे एक समझौता करा जाता है, एक प्रकार का समझौता करा जाता है। और उस समझौते में ये कहा जाता है कि जिस दिन भी आप काम कर करके इस राज परिवार से बाहर जाओगे, ठीक है, इस महल से आप बाहर जाओगे, मतलब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, आप कभी भी रिटायरमेंट के बाद कहीं पर भी आप राज परिवार के अंदर की बातें नहीं बता सकते। देखो मैं ऐसा करता था, ये था, वो था, ऐसा वैसा, अंदर की बात जो आंतरिक बातें हैं वो आपको कहीं पर भी बाहर ले जा करके नहीं रखनी। अगर आपने लगाया, आपने वो बातें करी, तो फिर आप पे क्या होगा, कार्रवाई करी जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से पाबंदी है, प्रतिबंध, उसको बांध दिया कि भाई देख तुझे यहाँ की बात बाहर जाकर के कभी नहीं बतानी, ये प्रतिबंध लगा दिया, ये रोक टोक लगाएगी, ठीक है। ये आपको इंग्लैंड का झंडा दिखाया। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति बारे में कोई साक्षात्कार देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है? देखो अब कोई भी राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद, ठीक है, और वहां महल की जो राजनीति है कि महल में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे नहीं लिए जाते हैं, इन सब को लेकर के कोई साक्षात्कार, मतलब कोई इंटरव्यू देना चाहे, नहीं दे सकता। या कोई आप लेख लिखना चाहते हो, आप न्यूज़पेपर में लिख के बता रहे हो लोगों को, या कोई किताब लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। अब सवाल यह आता है, तो क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है? देखो प्रतिबंध तो मानो तो हर जगह प्रतिबंध है, परंतु ये भी तो जरूरी है ना कि भैया राज परिवार की जो बात है, अंदर की जो बात है, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। एक बड़ा प्रेस्टिजियस जो है, प्रतिष्ठा वाला जो मुद्दा है राज परिवार है, तो वहाँ की अंदर की राजनीति की बात आप बाहर लाओगे, वो अच्छा नहीं है। अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में है और वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती है। तो देखिए अलग अलग तरीके की जो सीमा है वो हम पर विभिन्न स्थितियों में, अलग अलग स्थितियों पर लागू होती है। तो अलग अलग स्थितियों में लागू हो रही, तो वो प्रतिबंध भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, ठीक है। जैसे अब आज आप एक बात बताओ, आप बॉर्डर के पास जाकर करके बोलो मैं तो बॉर्डर के पास जाकर करके यूँ बिल्कुल वहाँ तो एंजॉय करूंगा, डांस पार्टी। अरे भाई बॉर्डर को जगह थोड़ी थी डांस पार्टी करने की, जगह थोड़ी है। डांस पार्टी करने के लिए तो दूसरी जगह जा, और कहीं पर जा, वो जगह थोड़ी है तेरे बॉर्डर के लिए, तो वहाँ प्रतिबंध तो है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप सभी को पता होगा, RTI का हमारे पास अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार है। हम किसी भी सरकारी दफ्तर की सूचना पा सकते हैं, हमारे को पूरा पूरा अधिकार है। परंतु उसमें भी कुछ प्रतिबंध है। आपको भारत सरकार कभी भी डिफेंस की पूरी जानकारी नहीं देगी। आप क्या क्या बता, आप कब किसको सपोर्ट कर दो, डिफेंस की जानकारी नहीं दी जाएगी। न्यायपालिका में भी पूरा अंदर का पूरा मुद्दा नहीं, कुछ जगह सीमाएं हैं, वो सीमाओं को आप उल्लंघन नहीं कर सकते, आप रोक उनको पार नहीं कर सकते बच्चों। तो हर स्थिति में अपनी अपनी सीमाओं का वजूद है, हर स्थितियों में अलग अलग सीमाएं लगाई जाती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तो अब ये जो प्रतिबंधों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें महसूस करने की जरूरत है कि जो प्रतिबंध किसी संगठित समाज, ठीक है, समाज, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता, ठीक है, या राज्य की शक्ति, मतलब सरकार के द्वारा, मतलब ये तो कोई समाज के द्वारा या फिर जो राज्य सरकार है, जो सरकार है, राज्य मतलब सरकार, उसकी शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं। तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। तब ये लगा दी जाए तो थोड़ा सा क्या मुश्किल हो जाता है कि जो हमारी स्वतंत्रता की कटौती हुई है उसके खिलाफ थोड़ा सा लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे मीडिया रिपोर्टर की मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, जो कि अपनी जो आवाज़ है उसको उठा रही है, जो सही है उसको बता रही है, ठीक है, और जो सरकार की गलत बातें हैं उनको सामने लेकर के आ रही। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों मतलब हम अपनी इच्छा से या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती है। अब देखो हम खुद अपनी इच्छा से या हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमारी जो स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपको स्वतंत्रता, आप चाहो जब सो
भाई किसी ने मना कराया क्या? कि किसने कहा कि भाई रात का ही टाइम सोने का, आप दिन में भी सो जाओ, किसने मना कराया? परंतु अगर आज आप अपना लक्ष्य पाने के लिए आप सोचते हो मैं कक्षा 11 में स्कूल में टॉप करूं, मैं 12th में बोर्ड में टॉप करूं, इसलिए मैं रात को 12-2 बजे तक पढ़ूंगा, मैं 12-2 बजे तक नहीं सोऊंगा, तो अब आपने खुद ने प्रतिबंध स्वीकार करा कि भाई मैं रात के 2 बजे तक पढ़ूंगा, मैं नहीं सोऊंगा, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। वो आपकी मर्जी, आप इच्छा से काम कर रहे हो, उसमें आपको कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपनी इच्छा से करोगे 2 बजे सोऊंगा, आपने आपको खुद को कष्ट दिया, आपने अपना लक्ष्य पाने के लिए मैं कल से सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो भैया ये आपने प्रतिबंध लगाया है, किसी दूसरे ने तो नहीं बोला ना 4 बजे ही उठ भाई, तो खुद उठ रहा है, आप अपनी मर्जी से खुद कर रहे हो। ठीक है, आप भागने जाते हो, दौड़ने जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो और करते हो, ये क्यों? क्योंकि आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा से कुछ प्रतिबंध आपके ऊपर लगा रहे हो कि मैं ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगा, ऐसा कपड़ा नहीं पहनूंगा। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा, तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता कटौती की जा रही है। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करा जा रहा, मतलब मजबूर नहीं करा जा रहा कि मानो ही आप, अगर हमें मजबूर नहीं करा जा रहा है, हम हमारी इच्छा से कर रहे हैं, हम हमारे लक्ष्य को, हम हमारी आकांक्षाओं को, हम हमारी इच्छाओं को पाने के लिए कर रहे हैं, तो भैया हम उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। वो स्वतंत्रता की कटौती नहीं है, वो तो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो भाई। आप खुद का भविष्य सुधारना चाहते हो, आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो। अब जो लोग ओवर टाइम करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ओवर टाइम करते हैं, तो उनको कहा थोड़ी तुम ओवर टाइम करो, वो तो खुद एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि उनका बेहतर भविष्य हो सके, बेहतर जीवन हो सके। अगर दूसरों के द्वारा आपको मजबूर नहीं किया जा रहा है, तो तब आप ये नहीं कहोगे कि हमारी स्वतंत्रता की हानि हो रही है। वो तभी होगा जब बाहर वाले आपको मजबूर करें कि ये बात मान, तब आप कह सकते हो कि स्वतंत्रता का नुकसान हो रहा है। हमने ये कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता भारी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम ये महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है। जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। तो देखिए, हमने जो शुरुआत करी थी वो किस बात से करी थी? स्वतंत्रता भारी प्रतिबंधों का अभाव है, कि जो भारी जो प्रतिबंध है वो ना हो तो ही हम क्या है, स्वतंत्र है। अब हमने ये बात भी महसूस कर ली कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने, हमारे किसी भी बात के ऑप्शन चुनने के लिए, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा, उसमें हमें सामर्थ्य और हमारी क्षमताओं में छुपी होती है। कि जो हमारा सामर्थ्य होता है, हमारा काम करने की जो होती है कैपेसिटी होती है, उन कैपेसिटी में, सामर्थ्यों में छुपा होता है कि हम कितना कर सकते हैं, उसी में छुपी होती है। और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने आर्ट्स ली है, ठीक है, तो आप इसमें पढ़ें और इसके क्या परिणाम होंगे इसकी जिम्मेदारी भी आपको स्वीकार करनी है। किसी ने साइंस लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा उसका परिणाम है, वो उनकी है। रतन टाटा जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले मैं सोचता नहीं हूं क्या करना है, मैंने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो डिसीजन लेते समय नहीं सोचता हूं कि भाई ये ऐसा होगा, ऐसा डिसीजन लेने के बाद ये सोचता हूं कि इसको अब तो कंप्लीट करके ही देना है, इसको पूरा ही करना है। तो उसकी जो डिसीजन के साथ जो जिम्मेदारी आ रही है ना, उस जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करना। अब आज आपने आर्ट्स ले ली, कोई बात नहीं, आप ये मत सोचो दुनिया वाले ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, सबको छोड़ दो आप। पर अब आप ये प्रूफ कर दो कि भाई आर्ट्स ली है ना, तो आईएएस से तो नीचे कुछ भी नहीं, चाहे एक बार छोटी मोटी नौकरी लगे, प्राइवेट में काम करके करना है, पर आईएएस ही बनना है। तो आप ये जो कार्य आपने लिया है, सौंपा है, उसको जिम्मेदारी को अब आप स्वीकार करेंगे। मतलब आप जो भी डिसीजन लेंगे, ठीक है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जो स्वतंत्रता आपको मिली है वो आप उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि स्वतंत्रता के तहत आपने कुछ खुद के लिए डिसीजंस लिए, मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, और जो डिसीजंस लिए हैं उनके लिए फिर जो भी होगा उसका परिणाम जो भी होगा उसका आपको ही जिम्मेदारी लेनी है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो माता पिता के संरक्षण में, माता पिता की नजर में ही बच्चों की देखभाल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो छोटा सा होता है और वो वैसे भी यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या है कि माता पिता समय समय पर उनको बताते रहेंगे, बेटा देखो ये गलत है, ये सही है, ये सही रास्ते पे जाओ, सही रास्ते पे जाओगे तो आपका जीवन बनेगा, आपका जीवन बेहतर बनेगा। तो माता पिता के जो निर्णय हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं और बच्चे उस राह पर चलते हैं, उस पथ पर चलते हैं, तो ही वो सफल हो पाते हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्वक जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिकार से होता है, उतनी जरूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने की है। देखिए, अब सही निर्णय लेने की जितने भी विकल्प आज हमारे पास है उसका विवेक
पूर्वक जांचने की कि भाई ये जो विकल्प आज मेरे पास है वो कितना सही है कितना नहीं है, अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी जो क्षमता है, इन सब का जो विकास है वो शिक्षा और निर्णय निर्माण पर निर्भर करता है, और उतना ही निर्भर करता है सरकार पर और समाज की सत्ता पर को सीमित करके पालने पोसने की, कि भाई उसकी जो सत्ता है वो थोड़ी सी कम है, मतलब कम प्रतिबंधों में हमारी रहे। यहाँ एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया, परंतु अभी हम लोग जो बॉक्स में हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, J.S. मिल की जो कहानी है वो भी उसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर का एंड अब हो चुका है एक प्रकार से, तो मैं आपको इतनी सी बात कहता हूँ कि अब हमारा जो पूरा कंक्लूजन है वो यही कहता है कि स्वतंत्रता कहती है भारी प्रतिबंधों का अभाव, परंतु हमारे ऊपर प्रतिबंध होने चाहिए, पर इतने ही होने चाहिए जिससे कि हम हमारा खुद का विकास कर सके। बस यही स्वतंत्रता है और कुछ भी नहीं है। हम प्रतिबंधों को नकार नहीं सकते और हम स्वतंत्रता को भी खत्म नहीं कर सकते, दोनों साथ साथ चलेंगे। जहां स्वतंत्रता होगी वहां प्रतिबंध होगा, और अगर प्रतिबंध नहीं है तो बच्चों फिर वो खुले सांड की तरह है, वो दौड़ेगा भागेगा मारेगा, और फिर उसके परिणाम उस सांड को भी भुगतने पड़ेंगे और दूसरे लोगों को भी। तो इस प्रकार से प्रतिबद्धता में रहना जरूरी है, कुछ रोक टोक होना जरूरी है, रोक टोक लगी रहेगी तो सही रहेंगे। इसलिए आप भी अपने जीवन पे कुछ रोक टोक खुद लगाइए, ठीक है। आप अपने माता पिता की बात को मानिए, आप अपने गुरुजनों की बात को मानिए, उनको प्रतिबंध मत मानिए। वो परिणाम है बेटा जो कि आप अपने स्वतंत्रता को मान करके चल रहे हो कि मैं ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगा ये कर लूंगा, नहीं। ये जो हम प्रतिबंध लगाते हैं, माता पिता या गुरुजन जो प्रतिबंध लगाते हैं, वो आपके बेहतर भविष्य का परिणाम है, आपको भविष्य बेहतर मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बॉक्स वाले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तरफ। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। तो अब 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक हैं जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल, जिन्होंने लिबर्टी का प्रिंसिपल रखा, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाया है। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उसने 4 कारण पेश किए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थिति में गलत या भ्रामक लग रहे हों। तो इन्होंने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में ऐसे 4 कारण दिए हैं और बताया है कि उन लोगों को भी विचार रखने की आज़ादी मिलनी चाहिए जिनके विचार शायद हमें आज गलत लग रहे हो, या हमें लगता हो कि नहीं साहब इनके विचार तो बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही खराब है, उनको भी विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए। उसके 4 कारण इन्होंने रखे। पहला कारण तो ये कि कोई भी विचार पूरी तरीके से गलत नहीं होता, जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छुपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। देखो, अब आज आप किसी को कहो कि नहीं साहब इसको बोलने का अधिकार दो, इसको बोलने का अधिकार दो, अब लोग आपको बोले क्यों दे बोलने का अधिकार, तो आप कारण बता सकते हो इसलिए। तो पहला कारण J.S. मिल क्या कहते हैं कि भैया कोई भी विचार पूरी तरीके से गलत नहीं होता और कोई भी विचार पूरी तरीके से सही भी नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। तो कोई विचार जब पूरी तरीके से गलत नहीं है उसमें भी कुछ अच्छाई आ सकती है। तो आप अगर व्यक्ति को बोलने दोगे तो हो सकता है कि वो चाहे गलत बोल रहा होगा परंतु उसके गलत में से, उसकी बुराई में से कुछ अच्छाई वाला अंश तो आ सकता है। परंतु अगर आपने उसको बोलने के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया, तो वो जो अच्छा वाला पॉइंट है ना वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा, उसको भी हम कभी नहीं सुन पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा हुआ है, सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। तो देखो, अब कोई भी सही विचार है ना वो एक साथ नहीं आता, कोई भी सही विचार एक साथ नहीं आता, वो धीरे धीरे, हाँ ये विचार है इसमें ये सुधार हो जाए तो ठीक है, फिर उसमें ये सुधार हो जाए तो ये ठीक है, फिर उसमें ये सुधार हो जाए तो ये ठीक है। तो समय समय के साथ नए नए विचारों को जुड़ करके ही एक नया विचार बनता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये ए विचार है और ये बी विचार है, इसके में भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है और इसके में भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है, और ये जो सी आया है ये एक नया विचार हो जाए। तो भैया कोई भी विचार पूर्ण रूप से सही नहीं, और सही जो विचार बन रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये बात बोली वो बात सही है, नहीं, उसमें काफी लोगों ने उससे पहले काफी कुछ बोला होगा और उनका काट पीट करके बिल्कुल सही बात, सटीक बात बिठा करके मैंने आज साफ बात बोल दी। तो कोई अच्छे विचार जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं गलत विचारों की देन से बनते हैं, कि गलत विचार जो बोले गए थे उनमें सुधार कर करके एक अच्छा विचार बनाया गया है। जैसे कहा जाता है ना कि आप अपनी गलतियों से सीखते जाइए, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तीसरा है, विचारों का इस संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़
उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। तो देखो, तीसरा है कि जो विचारों का संघर्ष ऐसा नहीं था कि कोई पहले के समय में मूल्यवान था, ये आज भी है और ये सतत महत्व है, मतलब लगातार इसका महत्व हमेशा बना रहेगा। और सत्य के बारे में हमेशा खतरा होता है कि वह विचारहीन या रूढ़ ना बन जाए, ठीक है, कि इसका कोई विचार ही ना हो, ऐसा ना हो। और विरोधी विचार को जब तक हम सामने रखेंगे, जब तक कि हमें हमारे विचार का विश्वसनीय मिलता है कि हाँ भाई मैंने उस विचार के सामने भी रखा और जब मुझे पता चला कि नहीं साहब हमारा ही विचार श्रेष्ठ है, तभी हम मानते हैं कि वो विचार अच्छा है। और लास्ट और द फाइनल कारण है, अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वह सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया था, बाद में वह सत्य पाए गए। तो देखो, और अब हम जिसको सत्य समझे वो सत्य, ये जरूरी थोड़ी है। काफी बार होती है, बहुत सी चीजें जो है समाज दबा देता है, परंतु फिर बाद में वही चीजें क्या सत्य के रूप में निकल करके आती है। ठीक है, अब आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ। आप 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक है वो जो सामाजिक कुरीतियों का विरोध कर रहे थे, आप बात करिए राजा राम मोहन रोय की, आप बात करिए बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों की आप बात करिए, जब ये विरोध कर रहे थे उन सामाजिक कुरीतियों का, तो कहा गया गलत है इनके विचार, समाज के खिलाफ है, ये क्या कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने की बात कर। परंतु आज देखिए, आज उनके विचार सत्य के रूप में, क्या नहीं यार, समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि कोई विचार को जब समाज ने गलत समझा रखा हो सकता हो कि वो आने वाले समय में वो विचार सही हो सकता है, सत्य हो सकता है। तो इसलिए किसी भी विचार को नहीं दबाना चाहिए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं, ठीक है, तो कुछ समाज क्या करते हैं कि नहीं नहीं दबा देंगे, नहीं नहीं तुम बोली मत, ये तेरा जो बात बोली है बहुत ही गलत बात है, ऐसी बात तो बोलनी नहीं चाहिए। जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो विचार हमारे लिए आज स्वीकार्य नहीं है वो भविष्य में भी ना हो सकता हो हमने हमारे ईगो में आकर के, अहंकार में आकर के उन विचार को स्वीकार ना करो, परंतु हो सकता है वो भविष्य में आने वालों के लिए बड़ा मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हो, एक इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है उसमें बदल सकता है। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित रह जाते हैं। और देखो, अगर आपने किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबा दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिए, तो ये जो संभावनाशील वाले, ठीक है, ये जो संभावनाशील वाला जो ज्ञान है ना, ऐसा ज्ञान जो कि एक अच्छा नया ही कुछ कॉन्सेप्ट देकर के चला जाए, कुछ नई बात बता जाए और भविष्य के लिए कुछ बेहतर कर जाए, तो ऐसे ज्ञान से जो दमनकारी समाज होते हैं वो वंचित रह जाते हैं, उनको कभी वो ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए हमारा इस चैप्टर का जो सीख है वो यही है कि साहब सबको बोलने की आज़ादी देनी चाहिए और हर व्यक्ति की किसी बात में से अगर हमें कुछ अच्छा लगता है तो उसे हमारे जीवन में अपनाना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर और ये चैप्टर बच्चों पूरा कंप्लीट होता है। राजनीतिक सिद्धांत के 2 अध्याय खत्म हो चुके हैं, एक अध्याय 1 और अध्याय 2। अब हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, समानता। और जब तक आप लोग पढ़ते भी रहिए, आगे भी बढ़ते रहिए, इस चैनल को भी बढ़ाते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लर्न एंड शेयर आर्ट्स का आपको लिंक दे रखा है, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।